नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भजनलाल और उनके परिवार को लेकर। भजनलाल परिवार और भजनलाल का खुद लंबे समय तक हरियाणा की राजनीति में दबदबा रहा है। भजनलाल खुद 3 बार हरियाणा के सीएम रहे हैं। तकरीबन 11 साल और 10 महीने तक उन्होंने हरियाणा में राज किया, या यूं कहें कि वो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। इस दौरान कई किस्से हैं, कई कहानियां हैं जो उनसे जुड़ी हुई हैं और काफी रोचक भी है। और आज तमाम कहानियों से आज हम आपको रूबरू करवाएंगे। और इसी कड़ी में हमारे साथ राजनीतिक मामलों के जानकार वीरेंद्र राठी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। डॉक्टर साहब, 1979 में पहली बार जो है भजनलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बने और 3 टर्म तक वो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, यानी कि तकरीबन 11 साल और कुछ महीने तक वो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। तो आप कैसे देखते हैं उनके कार्यकाल को? देखिए, चौधरी भजनलाल जी जमीन से जुड़े हुए नेता थे। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो इनका परिवार पाकिस्तान से यहाँ हरियाणा आकर के बसा। सेटल होने के लिए उन्होंने अपना कुछ कारोबार शुरू किया। चर्चाएं हैं कि भाई चुंदड़ी भी बेची, लेकिन मुख्य जो काम चौधरी भजनलाल जी का था वो घी का कारोबार था। और पंजाब के अंदर भी जब ये जाते थे तो लोग ये कहते थे कि घी आदमपुर का रो भी भजनलाल जी का। और इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की जहां से शुरुआत की वो गांव के पंच से की, यानी कि ग्रामीण पंच से, पंचायत के पंच से शुरुआत करके जो आदमी प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे, सांसद बने, विधायक बने और देश की राजनीति के अंदर केंद्र के अंदर मंत्री रहे, कैबिनेट के अंदर कृषि मंत्री के रूप में। तो मादा नेता का इनके अंदर था। धीरे धीरे सक्रिय राजनीति में एंट्री ली। कांग्रेस से राजनीति की शुरुआत की और उस कांग्रेस से शुरुआत की जिसमें चौधरी बंसीलाल जैसे शरीक के बड़े नेता थे, चौधरी देवीलाल जैसे नेता थे। भजनलाल जी की भी एंट्री राजनीति में हुई। आगे चल करके चौधरी देवीलाल जी के साथ ये हो गए। और चौधरी देवीलाल जब 1977 के अंदर हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्हीं की पार्टी को तोड़ करके 1979 के अंदर पहली बार भजनलाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। और जब भजनलाल जी को ये लगा कि अब केंद्र के अंदर इंदिरा जी मजबूत स्थिति में आ गई, क्योंकि वहां भी पहले प्रधानमंत्री 77 में मोरारजी देसाई जी बने थे। 1.5-2 साल के बाद चौधरी चरण सिंह जी बन गए थे। फिर सरकार अल्पमत में आ गई थी और फिर चुनाव हुआ तो इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री बन गई थी। तो इंदिरा जी के मन में एक बात आई कि जो भी एंटी कांग्रेस गवर्नमेंट जिस स्टेट के अंदर है कि वहां की सरकार तोड़ी जाए, वहां के मुख्यमंत्रियों को बदला जाए या पार्टी में विभाजन किया जाए। तो भजनलाल जी ने सोचा कि बड़ी मुश्किल से मुख्यमंत्री पद की कुर्सी मिली है, तेरी भी सरकार बर्खास्त ना कर दी जाए। तो वो किसी के माध्यम से इंदिरा जी से मिले और जब वो मिलने के लिए गए तो दूसरी मुलाकात 5-7 दिन के बाद उन्होंने इंदिरा जी से जो ही की, गए थे जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में और आए थे कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में। और फिर आम चुनाव हुआ 1982 के अंदर प्रदेश के अंदर। तो उस समय चौधरी देवीलाल की लोकदल पार्टी, चौधरी चरण सिंह, हेमंत नंदन बहुगुणा, कर्पूरी ठाकुर जी, इन बड़े नेताओं ने लोकदल बनाया था। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उस समय कांग्रेस पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें हरियाणा प्रदेश के अंदर थी, लेकिन बहुमत चौधरी देवीलाल जी के साथ था। अन्य जो इंडिपेंडेंट थे और जो दूसरी पार्टियों के जो विधायक चुन करके आए थे, उन विधायकों को चौधरी देवीलाल जी साथ लेकर के हरियाणा के राजभवन में राज्यपाल जी के पास गए, धनिकलाल मंडल जी के पास, जीडी तपासे के पास, धनिकलाल मंडल नहीं, जीडी तपासे, उनके पास गए और उन्होंने कहा, एक तरह से परेड कराई कि मेरे साथ इतने विधायक हैं, मुख्यमंत्री का दावा मैं पेश करता हूं। तो गवर्नर साहब ने कहा कि मैं सोमवार को आपको मुख्यमंत्री की शपथ दिला दूंगा। ये वापिस आ गए। लेकिन भजनलाल जी ने इंदिरा जी से बातचीत की
उन्होंने गवर्नर से बात की होंगी और संडे के दिन भजनलाल जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली और बहुमत साबित करने के लिए गवर्नर साहब ने इनको 1 महीने का समय दे दिया। इसके बाद चौधरी देवीलाल को पता लगा कि वे तेरे साथ धोखा हो गया। वो अपने कुछ विधायकों को लेकर के राजभवन गए और वहां जाकर के इन्होंने गवर्नर साहब से पूछा कि भाई आपने मेरे से वादा किया था, ये कैसे हो गया। तो उन्होंने बात टाल सी दी क्योंकि दबाव ऊपर का था। तो एक चर्चा और चली कि इन्होंने कॉलर पकड़ लिया था गवर्नर साहब का या थप्पड़ मार दिया था, लेकिन वो बात झूठी है। न कॉलर पकड़ा था चौधरी देवीलाल ने, न ही थप्पड़ मारा था, बल्कि एक विधायक होते थे फूलचंद मौलाना जी, उनके बेटे भी आज MP हैं, तो वो उस समय चौधरी देवीलाल जी के साथ थे। उन्होंने कहा कि चौधरी साहब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। तो चौधरी देवीलाल ने केवल उनका चेहरा पकड़ा था, ठोडी पकड़ी थी और कहा था गवर्नर महोदय से कि आप मेरे से आंख में आंख मिला करके बात करो। लेकिन बाहर मीडिया के अंदर वो इस प्रकार की बातें चल गई कि ये बात हो गई, वो हो गई। दरअसल ऐसा था नहीं। चौधरी देवीलाल के कुछ विधायक टूट गए। भजनलाल जी ने 1 महीने का समय था, उसके अंदर अपना बहुमत साबित कर दिया और 1986 तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 86 के अंदर चौधरी देवीलाल ने एक बड़ा आंदोलन चलाया ना युद्ध के नाम से SYL के ऊपर, अपनी राजधानी के ऊपर 107 हिंदी भाषी गांवों को लेकर के कि अगर अबोहर फाजिल्का पंजाब को जाएगा तो चंडीगढ़ हरियाणा को मिलना चाहिए। तो आंदोलन धीरे धीरे अपनी लोकप्रियता के चरम पर जाने लगा। तो राजीव गांधी जी उस समय देश की राजनीति के अंदर आ गए थे। उन्होंने भजनलाल जी को मुख्यमंत्री के पद से हटा करके 1986 के अंदर चौधरी बंसीलाल जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन चौधरी देवीलाल की आंधी चल रही थी और उस आंधी के अंदर 1987 के अंदर 17 जून 1987 के अंदर एक ऐतिहासिक चुनाव हरियाणा प्रदेश के अंदर हुआ विधानसभा का। तो चौधरी देवीलाल और इसके सहयोगियों को 90 में से 85 सीटें मिली। कांग्रेस मात्र 5 सीटों पर सिमट गई। उन 5 सीटों में एक सीट आदमपुर थी, जहां से चौधरी भजनलाल जी की धर्मपत्नी चश्मा देवी जी विजय प्राप्त करने में कामयाब रही। यानी कि आदमपुर एक प्रकार से इनका गढ़ रहा है। अब की बार टूटा है जाकर के। धीरे धीरे समय बदला। चौधरी देवीलाल जी मुख्यमंत्री बन गए। 2-2.5 साल के अंतराल के बाद देश के उप प्रधानमंत्री बन गए या इनके बेटे मुख्यमंत्री बन गए। सरकार में उथल पुथल हो गई। आखिर में यहाँ दोबारा चुनाव 90 का चुनाव महम के अंदर हुआ। जो बात हुई कई बार हम उसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं। 1991 के अंदर आम चुनाव प्रदेश की राजनीति के अंदर हुआ और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, जो सांसद ब्रजेंद्र सिंह जी अब सद्भाव यात्रा निकाल रहे थे, इनके पिताजी उस समय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, वीरेंद्र सिंह जी। और इनकी और राजीव जी की एक कमिटमेंट थी, अच्छी दोस्ती भी थी और चर्चाएं पूरे प्रदेश के अंदर ये थी कि अब की बार अगर कांग्रेस पूर्ण बहुमत से हरियाणा प्रदेश के अंदर आती है तो वीरेंद्र सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन उस चुनाव के दौरान राजीव गांधी जी की हत्या हो गई। सारे समीकरण बदल गए। कांग्रेस का बहुमत हरियाणा प्रदेश के अंदर आया, देश के अंदर आया। लेकिन भजनलाल जी मुख्यमंत्री बनने में फिर से बाजी मार गए। डॉक्टर साहब, आपसे मैं सवाल करना चाहूंगा कि अक्सर एक पुरानी कहावत है कि भजनलाल जो है राजनीति के PhD हैं। अपने आप को कहा करते थे मैं राजनीति का PhD। तो वजह क्या थी? वजह यही थी कि जिस प्रकार से दूसरे की सरकार में विधायक रहते हुए उन्होंने खुद मुख्यमंत्री बने, फिर अपनी सरकार का ये डर था तेरी सरकार बर्खास्त ना हो जाए, गोटी फिट करके अपने कांग्रेस के अंदर मर्ज कर दिया। उसके बाद फिर 82 में गवर्नर साहब ने कर रखा कि हम सोमवार को चौधरी देवीलाल को शपथ दिलाएंगे। सेटिंग करके सेंटर के नेताओं से, बड़े नेताओं से, प्रधानमंत्री से गवर्नर के पास फोन करवाना, संडे के दिन शपथ ले जाना और उसके बाद कैणमा में सत्ता लाने का योगदान वीरेंद्र सिंह डुम्बरखा जी का, राजीव जी की हत्या होना, फिर अपने वहां गोटी फिट करके इनका नाम कटवा करके फिर से मुख्यमंत्री खुद बन जाना। तो इस प्रकार की जो राजनीति में जो चालें चली जाती हैं वो चाल चलने में ये माहिर थे। इसलिए अपने आप को कहते थे मैं राजनीति का PhD हूं। लेकिन राजनीति जिस तरीके से सभी लोग कहते हैं कि राजनीति का PhD है, लेकिन 2000
2005 में क्या हुआ कि जो राजनीति का मैं वहीं आ रहा था अभी, वो बात कैसे मैं वहीं आ रहा था कि राजनीति में तकरीबन मैंने देखा कि इतिहास अपने आप को रिपीट करता है। इसके उलट था 2005 के अंदर प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भजन लाल जी थे, विपक्ष के नेता विधानसभा के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे, और चर्चाएं इतने जोरों पे थी कि भजन लाल राजनीति का पीएचडी है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी को जाने नहीं देगा। 65 सीटें आई और भजन लाल जी ने, उसके समर्थकों ने बार बार कहा कि भाई भजन लाल जी के कारण ये आई हैं, प्रदेश अध्यक्ष वो थे तो इनको मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो फिर बात वो जिस प्रकार से 93 के अंदर वीरेंद्र सिंह डुम्बरखा के नाम पर जो कांग्रेस का बहुमत आया था, वो मुख्यमंत्री ना बन करके भजन लाल जी बन गए थे, तो यहाँ भूपेंद्र हुड्डा ने इनकी पीएचडी की डिग्री को कैंसिल किया कि नकली डिग्री है, और यहाँ भूपेंद्र हुड्डा जी बाजी मार गए। और उसके बाद चौधरी भजन लाल की जो राजनीति है वो हाशिए पर चली गई। आगे चल करके तो इनके बेटे कुलदीप ने जो है जनहित कांग्रेस के नाम से पार्टी भी बनाई, चुनाव भी लड़े, कभी 5-6 सीटें आई, एक बार तो केवल 2 ही सीटें आई मियां बीबी की। और आज ऐसी हालत हो गई, कांग्रेस में फिर आ गए थे, फिर बीजेपी में चले गए, और बीजेपी में जाने के बाद बाई इलेक्शन में इनका बेटा भव्य बिश्नोई जी वहां से जीता, और आज आम चुनाव ज्यों ही हुआ तो आदमपुर का गढ़, जो चौधरी भजन लाल का गढ़ जिसको पूरे हिंदुस्तान के अंदर माना जाता था, आज वो सीट भी उनके परिवार के पास विधानसभा से बाहर गए। अच्छा, कुलदीप बिश्नोई की आप बात करें तो कुलदीप बिश्नोई लगभग 4 बार विधायक रहे, 2 बार सांसद रहे। तो अब ऐसा क्या हुआ कि जिनके पिताजी 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, पीएचडी उन्हें कहा जाता राजनीति की, कि आज उनका परिवार जो है बिखर गया, या यूं कहें कि सत्ता में कहीं नजर नहीं आ रहे वो लोग? देखो, सत्ता में नजर नहीं आ रहे, लेकिन एक तो बात है, जो गुण चौधरी देवीलाल में थे, जो गुण चौधरी बंसीलाल में थे, जो गुण चौधरी भजन लाल के अंदर थे, वो गुण जरूरी नहीं है कि आने वाली पीढ़ी में भी हों। चौधरी भजन लाल तो जमीन से जुड़े हुए नेता थे। कुलदीप बिश्नोई, चंद्र मोहन बिश्नोई तो एमएलए जब बने तो उनका बाप पिताजी मुख्यमंत्री था तब बने हैं। भजन लाल जी का पिताजी तो मुख्यमंत्री नहीं थे, वो तो जमीन से चले, ग्राम पंचायत के सदस्य थे, चल करके लोकसभा तक सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य तक रहे, केंद्र में मंत्री रहे, बड़े लचीलापन था, अपने आदमियों का काम कभी रोकते नहीं थे, जिसको गले लगा लिया तो गले लगा लिया। यही खूबी चौधरी भजन लाल में थी। और कुलदीप बिश्नोई जी की इसके उलट कहानी थी। इन्होंने जनहित कांग्रेस बनाई, पहले बड़ा सा बोमसाइन का चला, भाजपा के साथ समझौता भी हुआ, लेकिन बाद में कार्यकर्ताओं की मुख्य शिकायतें यही आती रही कि अपने कार्यकर्ताओं के फोन नहीं उठाते, मिलने का समय नहीं देते। लेकिन राजनीति में ये चीज जरूरी है, जो हमारे पुराने नेता थे उनके अंदर ये गट्स थे, उनके भक्त होते थे गांव के अंदर। ये पता लग जाता कि फला नेता की रैली फला शहर के अंदर है, चाहे लोग साइकिल पर जाते, चाहे बस में बैठ के जाते, चाहे कैसे जाते, गांव से 2-2, 4-4 आदमी तो इनके हर रैली में तकरीबन पहुंचने का प्रयास करते थे। लेकिन आज नेता अपने गांव में वोटरों के पास ऐसी गाड़ियां भेज रहे हैं, तब जा करके लोग रैली में आते हैं, उस समय अपने खर्चे से जाते थे। सब अब की बार खाता भी नहीं खुला है बिश्नोई परिवार का, तो क्या बिश्नोई परिवार का तो खाता खुला है, वो तो उनके भाई जो है वो विधायक है पंचकुला। तो क्या कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई, क्या हम मान ले कि इनका सूर्य जो अस्त हो गया है, या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में इनका भविष्य उज्जवल है? देखिए, जहां तक ये मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए जो परिवार दावा किया करते थे, वो दावा तो इन परिवारों का मुख्यमंत्री वाला तो हो गया बंद। मुख्यमंत्री की कुर्सी ना तो अब जल्दी से ज्यादा दिखाई दे रही चौधरी बंसीलाल परिवार के पास, ना जाती दिखाई दे रही राव इंद्रजीत परिवार के पास, ना जाती दिखाई दे रही चौधरी भजन लाल परिवार के पास, और समय ऐसा भी है कि ना दिखाई दे रही है वो चौधरी देवीलाल परिवार के पास। लेकिन जहां तक भव्य की आप बात करते हो, तो एक सीट ही कुलदीप ने मिली थी अपने परिवार के लिए आदमपुर से, दूसरी सीट इनके साथी हैं रणधीर सिंह पनिहार जी, वो भी विधायक बनने में कामयाब रहा, 2 टिकटें इन्होंने शायद मांगी थी। लेकिन हार जीत कभी हो जाती है, बड़े नेता हैं, गढ़ रहा है, अब की बार शायद आंखें खुल गई हों, आगे फिर से चुनाव इनका परिवार आदमपुर से निश्चित रूप से मैं तो कहता हूं कि जीत जाएगा। लोगों ने एक बार सबक सिखाना था, लंबे समय से वहां से जीतते आ रहे थे, तो एक हार कोई बड़ी बात नहीं है। उस आदमपुर को तो फिर अपने आप यानी कि आदमपुर का गढ़ रहेगा, इनका गढ़ रहेगा। तो चलिए दोस्तों, बड़ा लंबा समय जो है राजनीति में रहा है बिश्नोई परिवार, और अभी भी है। लेकिन जिस तरीके से राज भजनलाल परिवार ने किया, या यूं कहे कि खुद भजनलाल ने जो राज हरियाणा में किया है, लेकिन उनके बेटे या उनके पोते जो हैं वो उस तरीके से कामयाब नहीं हो पाए हैं जितने
भजन लाल हुए हैं। डॉक्टर साहब, हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।